नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी जीडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आप अपने सारे क्वेश्चन को क्विज़ के रूप में लीजिएगा और जितने क्वेश्चन सही हों उतने आप बताइएगा कि इतने कितने क्वेश्चन सही हुए। टोटल 22 क्वेश्चन है, 22 में से बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म। तो आंसर हो जाएगा कालबेलिया जो डांस है वो क्लासिकल डांस नहीं है, और बाकी जो तीन ऑप्शन है कथकली, ओडिसी और कथक, ये तीनों डांस क्लासिकल डांस है। वैसे आपको बता दूं कालबेलिया फेमस कहाँ के लिए है, तो राजस्थान के लिए फेमस है, कथकली केरल के लिए, ओडिसी ओडिशा के लिए और कथक उत्तर प्रदेश के लिए फेमस डांस है। स्टेट भी आपसे पूछ लिया जाता है। जिसने कालबेलिया लगाया है वो आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, साइखोम मीराभाई चानू, आपने इनका नाम सुना होगा। अभी ओलंपिक में इन्होंने धमाल मचाया और वहाँ पर भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत कर लाई। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला 2018 में। ये किस गेम से बिलोंग करती हैं? ऐसे क्वेश्चन भी आपसे नॉर्मली पूछे जा सकते हैं और जा भी रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ये वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती हैं, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जिसने वेट लिफ्टिंग लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, 49 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलते हुए इन्होंने सिल्वर मेडल भारत को वेट लिफ्टिंग में दिलाया था, जो अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2021 में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, डैश इन स्टेट विद डैश ऑफ पॉपुलेशन गेट मोर रिप्रेजेंटेटिव। तो मतलब किस स्टेट को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है भारत में? तो आंसर हो जाएगा जिसकी ज़्यादा लार्जर साइज होता है पॉपुलेशन का, उसको मिलता है का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाला राज्य है, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है लोकसभा में, राज्यसभा में। उसकी जो स्टेट की जो सीट्स हैं, विधानसभा की सीट, वो भी 400 प्लस है, समझ रहे हैं। तो और उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट 80 हैं, जो सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट भी बहुत ज़्यादा है, कितनी? 39 है आई थिंक, माफ़ कीजिएगा अगर गलत हो गया, लेकिन 39 ही है, 39 या 31 है, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश एरिया वाइज बड़ा नहीं है, एरिया वाइज बड़ा है राजस्थान, लेकिन राजस्थान को नहीं मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है, क्योंकि भारत में जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उसको सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है। 31 होगी, इसको एक बार कंफर्म कीजिएगा 31 है कि 39 है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, डैश इज हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। तो अलग अलग राज्यों में हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं भारत में, अलग अलग नामों से। तो केरला का है कौन सा? ओनम। जिसने ओनम लगाया है वो बिल्कुल सही है, और जिसने ओनम नहीं लगाया है तो मैं उनको बता देता हूँ कि बैसाखी कहाँ पर फेमस है। बैसाखी और लोहरी फेमस है पंजाब में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पोंगल कहाँ फेमस है? तो पोंगल फेमस है तमिलनाडु में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर लगाना था डी ऑप्शन। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, डैश इज द हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विशन एक्ट ऑफ वॉलर ड्यूरिंग वॉर। तो लड़ाई के समय पर मिलिट्री का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा लड़ाई के समय तो होता है परमवीर चक्र, लेकिन अगर आपसे वॉर ना लिखा होता, बोल दिया जाता पीस के समय पर, शांति के समय पर आर्मी का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे अशोक चक्र आर्मी का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है ड्यूरिंग पीस, और वॉर के समय पर परम वीर चक्र होता है हाईएस्ट अवार्ड। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन डैश इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालयन इंडिया। तो इंडिया में जो हिमालय है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? अगर क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा तो आपने डायरेक्टली माउंट एवरेस्ट लगा दिया होगा, आप उसको गलत मानिएगा।
आपका आंसर गलत हो जाएगा। भारत में जो हिमालय की सबसे लंबी चोटी है वो है कंचनजंगा। आपको याद रखना है, कंचनजंगा सबसे हाईएस्ट पीक है भारत में। और ये कहाँ पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस भारत के राज्य में कंचनजंगा है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही था, जिसने डी लगाया वो बिल्कुल सही है। वैसे और हाईएस्ट पीक में आपको रिवाइज कराना चाहूँ तो अरावली रेंज की है गुरु शिखर हाईएस्ट पीक, सतपुड़ा रेंज की है धूपगढ़ हाईएस्ट पीक, काराकोरम की है केटू हाईएस्ट पीक, और हाईएस्ट पीक अनाईमुदी वेस्टर्न घाट की है, नीलगिरी की दादा बेटा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मोस्ट इजी क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। जो मॉडल है इसका सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेस्ट कंडक्टिविटी किसकी है, सिल्वर की है। जिसने सी ऑप्शन लगाया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मैमल क्लोन। तो पहली मैमल क्लोन कौन थी, उसका नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। वैसे तो वो सीप थी, भेड़ थी, लेकिन उसका नाम भी रखा गया। तो नाम है, जिसने भी डॉली लगाया बिल्कुल सही है। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, 8th क्लास में आई थिंक आप पढ़ लेते हैं इसको। 8th की NCERT साइंस में आपको मिल जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द ओनली पाकिस्तानी नेशनल हु वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न। तो भारत रत्न से किस पाकिस्तानी पर्सन को भारत का भारत रत्न मिला है। तो आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को ये अवार्ड मिला है। मैं आपको बता दूं 3 पर्सन्स हैं जिनको, जो बाहर के थे, मतलब इंडिया से बाहर के थे, उनको भारत रत्न मिला हुआ है। कौन कौन से, तो मदर टेरेसा, लेकिन इनको भारत के बाहर का नहीं माना जाएगा, ये भारत में ही रहने लग गई थी। तो आपको याद रखना है 1980 में इनको मिला था। अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तानी थे और इनको 1987 में मिला। मदर टेरेसा कहाँ की थी, अल्बानिया की थी, भारत में ही बस गई थी। उसके बाद नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन के पहले प्रेसिडेंट, उनको भी 1990 में भारत रत्न दिया गया था। तो ये 3 पर्सन थे जो भारत विदेश से आए थे, जिनको भारत रत्न मिला था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस डैश बिकम इंडियाज फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन रहे, आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिसने आंसर दिया बिल्कुल सही है। ठीक है, वैसे मैं रिवाइज कराना चाहूँ तो आप देख भी सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के पास प्राइम मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स था, कॉमनवेल्थ रिलेशन था, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो थे ही थे, साथ साथ होम अफेयर्स मतलब होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, और स्टेट्स की जो मिनिस्ट्री होती है वो भी उनके पास थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग भी थी। RK शरणमुखम शेट्टी के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री थी। जॉन मथाई के पास रेलवे मिनिस्ट्री थी। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन डिड नॉट इंक्लूड। ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये कौन सी बातें थी जो इंक्लूड नहीं है, आप पढ़ लीजिए, आंसर बताइए। मैं ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यूज द वेल डेवलपमेंट सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ये तो था, ये तो खेती को बढ़ाएगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या था, खेती की जो उपज है उसको बढ़ाना। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है अपग्रेडेड द रोड ऑफ विलेज। ये क्या है, इसके बारे में डाउट है। आगे बात करें, यूज द एडवांस टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग। बिल्कुल, फार्मिंग में अगर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, ट्रैक्टर वगैरह यूज किए जाएंगे, तो फार्मिंग काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी कम समय पर होगी। सोचिए, बैल से जब आप जोता करते थे खेत को, मतलब शोइंग किया करते थे खेत को, तो कितना टाइम लगता था, लेकिन ट्रैक्टर से आज 2 घंटे में पूरा खेत जोत लेते हैं आप लोग। तो जो टेक्नोलॉजी है उसका तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आया है फार्मिंग में। आगे बात करें तो हाई यील्डिंग इन वैरायटी ऑफ सीड, बिल्कुल ये भी था। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन था वही गलत हो गया, और जिसने बी सोचा वो सही सोचा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से लिंक नहीं खाता। नीचे 2 नाम लिखे हैं, नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन।
MS स्वामीनाथन भारत के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे। दुनिया वाइज बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग थे जो दुनिया वाइज ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, जमींदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन डैश 1793। अगर आपको 1793 में भारत में पता है कि कौन ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो आप आंसर दे जाएंगे। आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय पर जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। जिसने सी ऑप्शन लगाया वो बिल्कुल सही है। आगे बात करें, द ब्रेन इज पार्ट ऑफ द डैश सिस्टम। तो ब्रेन सर्कुलेशन का बिल्कुल नहीं, डाइजेस्टिव का बिल्कुल नहीं, एंडोक्राइन बिल्कुल नहीं, नर्वस सिस्टम का ब्रेन एक पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बात करें, डैश रिवर इज टू ओनली नेचुरल वाटर सोर्स दैट ड्रेन इनसाइड अ लेक इन द डेजर्ट। तो डेजर्ट में कौन सी जो रिवर है वो फ्लो करती है, मतलब एक नेचुरल वाटर का सोर्स बनती है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इकलौती रिवर है जिसका नाम है लूनी रिवर। लूनी रिवर यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि राजस्थान के जितने भी हमारे रेगिस्तान है वहाँ पर नेचुरल वाटर का सोर्स बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में बहती हुई लूनी गुजरात के कुछ पार्ट में आती है और उसके बाद विलुप्त हो जाती है। ठीक है, साबरमती आप देख रहे होंगे, इधर माही, इधर नर्मदा और इधर ताप्ती, ये सारी रिवर अरेबिक सी पर जाकर गिर जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करें, गरबा, जो गरबा होता है, गरबा इज अ फोक डांस विच ओरिजिनेटेड इन। तो गरबा कहाँ पर किया जाता है? पंजाब आंसर होगा। पंजाब सही है। ओह, लेकिन पंजाब तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा, अब गड़बड़ हो गया। तो आपको सोचना है कि आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का डांस भी, फोक डांस भी गरबा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो गुजरात में और कौन कौन से फोक डांस करे जाते हैं? गरबा है, डांडिया है, भवई है, टिप्पानी है, पदहार है और हुंडो है। ये सारे नाम आपको याद रखने, एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। आगे बात करें, द भारतीय जनता पार्टी ऑरिजिन लाई इन द भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ से फाउंड की गई, तो आंसर बताना है आपको कि भारतीय जनसंघ के फाउंडर कौन थे। आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे और भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ से ही निकली है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही था। अगला है, ड्यूस इज टर्म एसोसिएटेड विद डैश। तो ड्यूस किस गेम से उठाया गया है, किस गेम का एक शब्द है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा लॉन टेनिस का ये एक शब्द है और डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रेड बैरियर। ट्रेड में इनमें से कौन सा रुकावट नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सब्सिडीज। बिल्कुल, ये तो रुकावट बन सकती है ना। कैसे? मान लीजिए जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उस पर सब्सिडी कम मिल रही है और दूसरी चीज पर जिसको आप कम ट्रेड कर रहे थे उस पर सब्सिडी बहुत ज़्यादा सरकार दे रही है, तो आप क्या करेंगे? इसकी रोक देंगे, एक्सपोर्ट सिस्टम को इसको बढ़ा देंगे। तो ये एक बैरियर बन गया ना इस सब्सटेंस के लिए, तो ये बन सकता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा नहीं होगा। तो ए ऑप्शन हो सकता है एम्बार्जिंग। एम्बार्जिंग मतलब कि रुकावटें पैदा कर दे, आर्मी घुसने ही ना दे। मान लो किसी देश में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या किसी राज्य में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ की पुलिस ही ना घुसने दे, तो भी ये बन सकती है। एक्सपोर्ट सिक्योरिटी, ये तो नॉर्मल है। नीचे वाला देखते हैं, इसमें डाउट है अभी। टैरिफ बैरियर भी लगाया जा, अगर कोई देश ज़्यादा लगा दे तो उसके बाद भी एक्सपोर्ट होना थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, जो कि अगर आपको कोई सिक्योरिटी देता है तो दे, अच्छी बात है। आप तो आराम से उसको मानेंगे ना कि हाँ ठीक है हम तो करते रहेंगे एक्सपोर्ट। तो यही एक इकलौती चीज़ है इनमें से जो कि ट्रेड बैरियर का काम नहीं करेगी। तो सी ऑप्शन जो लगा चुके हैं वो सही है और बाकी सब गलत है। अपने क्वेश्चन को इम्प्रूव कर लीजिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजी क्वेश्चन है। सेल के अंदर पावर हाउस की तरीके से काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। जिसने आंसर लगाया है वो सही है।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है डैश इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी द वर्ल्ड। तो इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, भारत का ही नाम आता है, भारत ही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड तो आप किसको बताएंगे? तो आप बताएंगे फर्स्ट डेमोक्रेसी किसकी थी? ये अमेरिका आप आंसर देंगे। क्या देंगे? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में ही पहला संविधान लागू हुआ और सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो भारत है और वैसे अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका में सबसे पहले संविधान को लागू किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज PMGY स्टैंड फॉर। तो PMGY स्टैंड फॉर किसके लिए करता है? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसके लिए करता है स्टैंड। ये आपको याद रखना है, ये जो ग्रामोदय योजना गांव की गरीबी वगैरह मिटाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, मतलब गांव के उद्धार करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, अब आपको इसका आंसर देने के बाद अपना स्कोर बता देना है कि मेरे इतने स्कोर 22 क्वेश्चन में से सही हुए। ठीक है, चलिए। डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हीमोग्लोबिन है, अगर RBC लिखा होता तो RBC पर भी आप जा सकते थे। तो यहाँ पर अगर RBC लिखा हो तो भी सही, हीमोग्लोबिन लिखा है तो भी सही। तो डी ऑप्शन जो जिसने लगाया वो सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने 10 से 20 लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिले। धन्यवाद।